हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य IAS PCS में। और दोस्तों, जैसे कि हम UP PCS के लिए एक रिवीजन के रूप में पॉलिटी को कवर कर रहे थे, उसी में आज हमारा जो तीसरा चैप्टर है वो है प्रस्तावना। 2 लेक्चर मैं करा चुका हूँ, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, आगे से आप फिर देना। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे कि प्रस्तावना जो कॉन्स्टिट्यूशन में का पार्ट है उसके अंदर क्या क्या बातें हैं। ये अभी हम ये सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ, पर वीडियो वो सही से रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इसलिए हम दोबारा थोड़ा सा जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं। देखो, प्रस्तावना में लिखा हुआ है, प्रस्तावना को इंग्लिश में प्रेमबिल बोलते हैं, और इसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न, यानी कि हम भारत के लोग, यानी कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारत के लोगों के द्वारा बनाया हुआ है और भारत के लोगों के लिए बनाया गया है। इसका मतलब भारत में शासन भी जनता का है और शासित भी जनता है। ठीक है नहीं? तो भारतीय संविधान पावर कहाँ से लेता है? जनता से। शासन कौन कर रहा है? जनता। शासित कौन है? जनता। ठीक है नहीं? तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत में शासक और शासित किसमें निहित है? सरकार में, जनता में, या भारत के लोगों में? और 1-2 बातें और डाल देगा। तो इसलिए आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए हम भारत के लोग वर्ड यूज हुआ है। इसका मतलब हम खुद ही संविधान को बना रहे हैं, और किसके लिए बना रहे हैं? भारत के लोगों के लिए। भारत को कैसा हम देखना चाहते हैं? संप्रभुत्व संपन्न। हम भारत के लोग भारत को एक कैसा बना रहे हैं? संप्रभुत्व संपन्न। इन सबके मीनिंग आगे आपको मिलेंगे। संप्रभुत्व संपन्न वो होता है जो अपने नीति निर्माण आंतरिक मामलों में या बाह्य मामलों में खुद स्वतंत्र रूप से करता है कोई भी देश, उसे संप्रभुत्व संपन्न बोलते हैं। ठीक है नहीं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो भारत को हम कैसा बना रहे हैं? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। ये जो तीनों वर्ड हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखी हुई? प्रस्तावना में, अगर क्वेश्चन आता है तो। और इसमें भी समाजवादी और पंथनिरपेक्ष और एक अखंडता वर्ड, इन 3 वर्डों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। भारत का जो संविधान है, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का एक दर्शन है। संविधान जब बना उसके बाद प्रस्तावना को बनाया गया, यानी संविधान को जांच परखने के बाद प्रस्तावना को बनाया गया, यानी कि जो संविधान का दर्शन है वो सारा प्रस्तावना में निहित है। जब कभी न्यायपालिका के समय किसी संवैधानिक संकट पैदा होता है तो न्यायपालिका राज्य के नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना इन सब का सहारा लेती है कि संविधान के वास्तव में डायरेक्शन क्या है, मतलब जो संविधान निर्माता थे वो कैसा संविधान बनाना चाह रहे थे, उसकी मतलब क्या सोच थी उनकी, संविधान किन महत्वपूर्ण लक्ष्यों को इंगित करता है। तो संविधान में आपके पास भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक न्याय ये 2 जगह व्यवस्था है। एक तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, आर्थिक सामाजिक न्याय की अवधारणा वहाँ पर है, और एक प्रस्तावना में। ठीक है नहीं? कितने प्रकार की स्वतंत्रता है हमारे यहाँ? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। ठीक है नहीं? हर व्यक्ति को ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता भारत का कॉन्स्टिट्यूशन देता है, प्रस्तावना में लिखी हुई है। समता कितने प्रकार की है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है या समता है, और उन सब में व्यक्ति की गरिमा को काफी महत्वपूर्ण माना गया कि व्यक्ति की जो गरिमा है, व्यक्ति का जो अपना जीवन है, गरिमापूर्ण जीवन, उस संदर्भ में, और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाना है। बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम सारे लोग आज संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को, कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को
माघ शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी संवत, ठीक है नहीं, उसे संविधान को अंगीकृत करते हैं हम और अधिनियमित करते हैं, आत्मसमर्पित करते हैं। ये उस समय जो है संविधान सभा में संविधान निर्माताओं ने जब प्रस्तावना को रखा तो ये बातें प्रस्तावना में लिखी हुई हैं और ये संविधान में सबसे ऊपर आपके पास मिलेगी आपको, जो संविधान के दर्शन को शो करती है, ठीक है नहीं। अब बात ये आती है कि जो प्रस्तावना है वो कब अंगीकृत की गई, पहला क्वेश्चन। कितने प्रकार के, अब देखो क्वेश्चन कितने बन गए यहाँ से, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की। कितने प्रकार के न्याय हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, आपके पास समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ठीक है नहीं, ये आपके पास 42 संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। एक क्वेश्चन ये बन गया है प्रस्तावना को लिया कहाँ से गया है, किस देश के संविधान से लिया गया, तो अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका जो देश है वहाँ का जो संविधान है वो सबसे विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान है, ठीक है नहीं। एक आपके पास ये है कि प्रस्तावना की लैंग्वेज को कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना की लैंग्वेज को हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जब मैंने विभिन्न देशों से जो विशेषताएं ली गई थी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें मैं वो चीज़ें आपको करा चुका हूँ, ठीक है नहीं। तो लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया से ली है, लेकिन प्रस्तावना का जो कंसेप्ट है वो हमने अमेरिका से लिया है। और प्रस्तावना को पेश कब किया गया, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे कब पेश किया गया आपके पास, वो 13 दिसंबर 1946 को। इसके द्वारा पेश किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और ये जो प्रस्तावना बनी है वो उद्देश्य जो प्रस्ताव था, ठीक है नहीं, उस पर आधारित है। अगर पूछा जाए प्रस्तावना किस पर आधारित है, उद्देश्य प्रस्ताव पर, इसके द्वारा पेश की गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रस्तावना को कब अपनाया गया, तो 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को अपनाया गया, ठीक है नहीं। तो ये महत्वपूर्ण जो मैंने गोल की है महत्वपूर्ण है आपके पास। एक बार आप इस लेक्चर से पढ़ लोगे और उसके बाद लक्ष्य IAS PCS के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मैं आपको PDF ये डाल दूंगा, तो आप वहाँ से कवर कर लेना, PDF आपको मिल जाएगी, उससे आप रिवीजन कर लेना। तो ज़्यादा देखो, अभी अपना जो चैनल है, अपना जो संस्थान है वो ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है। अभी मैं केवल आपको जितना मुझे समय मिलता है उसमें मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश करता हूँ, और आपकी तैयारी मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ आपकी तैयारी में, वो मैं कोशिश करता हूँ। लगातार वीडियो भी नहीं आ पाते क्योंकि समय मुझे नहीं मिल पाता थोड़ा सा, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो भी आपके पास पठन पाठन की सामग्री है जो मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ, वो मेरी कोशिश रहती है। तो इसलिए आप हताश ना हो, बिल्कुल भी कोशिश हमारी ये रहेगी, सारा IAS वाला, सारा PCS वाला मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सिलेबस को कवर करा दूंगा, ठीक है। बस आपको जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन का बटन दबाना, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जब भी वीडियो पढ़े। संविधान के जो 42 संविधान संशोधन था 1976 में हुआ, उसके तहत आपके पास प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन सारे वर्डों के बारे में हम जानेंगे आगे, ठीक है नहीं। उसके बाद प्रस्तावना संविधान का क्या है, मूल दर्शन है। क्वेश्चन यही बन गया कि संविधान का मूल दर्शन किसमें निहित है, तो प्रस्तावना में निहित है, ठीक है नहीं। और मूल दर्शन के साथ साथ जो आधारभूत राजनीतिक हैं या नैतिक हैं या दार्शनिक मूल्य हैं, उनका भी आपके पास समाहित कहाँ होती है, प्रस्तावना में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान के जो दार्शनिक, संविधान का जो दर्शन है वो किस में निहित है, तो संविधान का दर्शन मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशित तत्व, प्रस्तावना, इन सब में निहित है, ठीक है नहीं। प्रस्तावना संविधान सभा का जो प्रगतिशील दृष्टिकोण है, जो उसका वर्तमान दृष्टिकोण के हिसाब से जो प्रगतिशील दृष्टिकोण है, और संविधान निर्माताओं की जो आकांक्षाएं हैं उन्हें ये शो करती है, ठीक है नहीं। ना तो प्रस्तावना से विधायिका को शक्ति मिलती है, ना तो ये विधायिका की शक्ति का स्रोत है, और ना ही विधायिका की शक्ति पर ये कोई प्रतिबंध लगाती है। अगर ये क्वेश्चन आता है बन गया कि संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा विधायिका की शक्ति पर प्रतिबंध लगाया जाता है, मूल अधिकारों के द्वारा,
नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा, संविधान में प्रस्तावना के द्वारा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने को बना सकता है। तो प्रस्तावना ना तो संविधान से, मतलब आपके पास प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, ना ही विधायिका पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाती है, ना ही प्रस्तावना वाद योग्य है। यानी कि अगर प्रस्तावना में जो बातें लिखी हुई हैं उनका अगर उल्लंघन किया जाए तो इस बात को लेकर आप न्यायालय में नहीं जा सकते, ठीक है ना, न्यायालय इसे लागू नहीं कर सकता। जिस प्रकार मूल अधिकारों के उल्लंघन पर आप न्यायालय में जा सकते हो, न्यायालय उसे लागू करेगा, रिट जारी करेगा मूल अधिकारों के उल्लंघन में। लेकिन प्रस्तावना के मामले में आप ऐसा नहीं कर सकते, न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता। अब बात आती है आपके पास कि प्रस्तावना के संदर्भ में जो हमारे 11वें मुख्य न्यायाधीश हुए थे एम हिदायतुल्लाह, इन्होंने ये कहा कि जो प्रस्तावना है वो अमेरिकी संविधान के घोषणा पत्र के समान है और उससे भी ज़्यादा है, ठीक है नहीं। प्रस्तावना के संदर्भ में ये एक इन्होंने कोट दिया, एक विचार दिया। तो याद रखना है कि कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन कि प्रस्तावना भारतीय वो अमेरिका के संविधान अमेरिका का जो स्वतंत्रता की घोषणा है उसके समान है या फिर उससे भी ज़्यादा है। ये जो कथन है वो किस व्यक्ति का है, तो इस टाइप से आ जाता है। उसके बाद संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना, ठीक है नहीं, यह बताती है कि संविधान किसके द्वारा और किसके लिए कब बनाया गया। क्या क्या बातें हैं, संविधान किसके द्वारा बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया और कब बनाया गया है। तो संविधान का स्रोत कौन है, इस सत्ता जो संविधान का स्रोत है किसके लिए बनाया गया है, जनता के लिए। किसने बनाया है, जनता ने बनाया है। कब बनाया है, 26 नवंबर 1947 को, ठीक है नहीं, 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1946, 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अंगीकृत किया था, ठीक है नहीं। 22 जनवरी 1947 को हमने प्रस्तावना को अपनाया था, तो इसलिए 1947 वो निकला, ठीक है नहीं। तो ये आपको याद रखना, थोड़ा सा जो डेटेज है उनमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान से। प्रस्तावना को अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। यानी कि अगर हम प्रस्तावना के बारे में थोड़ा सा जानकारी कलेक्ट करें तो हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो सत्ता का स्रोत क्या है, भारत का जो संविधान है वो उसकी पावर कहाँ से आती है। फिर राज्य और सरकार का स्वरूप क्या है, यानी जो राज्य है या सरकार है उसका स्वरूप क्या है। शासन व्यवस्था का लक्ष्य क्या है और संविधान का अधिनियमन क्या है, ठीक है नहीं। इन प्रस्तावना को हम इन 4 चीज़ों को ध्यान में रखकर इसका अध्ययन करते हैं। अगर हम संविधान के स्रोत की बात करें कि संविधान का स्रोत क्या है या सत्ता का स्रोत क्या है, तो प्रस्तावना में साफ लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोगों से प्रस्तावना शुरू होती है। तो भारतीय जो संविधान है उसका जो स्रोत है या सत्ता का जो मूल केंद्र है या सत्ता किस में निहित है, भारत के लोगों में निहित है। या भारत के लोगों से तात्पर्य संविधान का निर्माण भारत के लोगों के द्वारा किया गया है और भारतीय लोगों के लिए किया गया है। वो जो ऊपर वर्ड आए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, भारत के लोगों ने। किसके लिए बनाया, भारत के लोगों के लिए, ठीक है नहीं। तो यह एक जो है संप्रभु अभिधारणा पर बल देता है, संप्रभुता पर। इस संविधान में यह पावर जो शक्ति है उसका स्रोत क्या है, भारत के लोग, ठीक है नहीं। इसके लिए वो संविधान बना रहे हैं, भारत के लोगों के लिए। तो एक प्रकार की ये लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा। भारतीय जो संविधान का स्रोत क्या है, जनता, भारत के लोग। जनता भी आ सकता है, लिखा हुआ भारत के लोग भी आ सकता है, ठीक है नहीं। तो अंतिम राजनीतिक सत्ता अंतिम रूप से किस में निहित है, जनता में। या राजनीतिक पावर किस में निहित है, जनता में। यही क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं पीसीएस में या वनडे एग्जामों में। कभी कभी आईएएस में ही पूछ लेता है सीधा सीधा कि भारतीय संविधान अनुसार भारत की राजनीतिक सत्ता किस में निहित है, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, भारत की जनता में, या फिर आपके पास संसद में। इस टाइप से 4 ऑप्शन बना देगा और क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है नहीं। तो स्रोत क्या है, जनता। जनता देखो शासक भी है, यानी कि जनता शासन कर रही है, लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और किसके लिए बनाया, जनता के लिए बनाया, तो जनता शासित भी है।
तो ये भी एक प्रश्न है, भारतीय संविधान में शासक और शासित निम्नलिखित में से कौन है? सरकार, जनता, इस टाइप से बना देगा, ठीक है ना, 4 ऑप्शन। तो ये भी आपको याद रखना कि भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार जो भारत के लोग हैं, द पीपल ऑफ इंडिया, वही आपके पास शासक भी हैं और वही शासित भी हैं। प्रस्तावना के अगर मैं घटक की बात करूं तो पहला घटक यही है कि संविधान की शक्ति जो है उसका स्रोत कौन है? तो भारत के लोग। भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है? प्रभुत्व संपन्न, यानी भारतीय राज्य ऐसा है जो अपने आंतरिक या बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। कैसा राज्य है? समाजवादी है, समाज को केंद्र में रखकर नीतियां बनाई जाएंगी, समाज के भले के लिए कार्य किए जाएंगे। और पंथ निरपेक्ष है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य विभिन्न धर्मों के प्रति संभाव रखेगा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि भारत का जो प्रमुख होगा वो गणतंत्र के माध्यम से चुना जाएगा। भारत में जो सरकार होगी या भारत में जो शासन व्यवस्था होगी वो लोकतंत्रात्मक होगी, उसमें लोगों की भागीदारी होगी। तो ये सारी चीज़ें प्रस्तावना के घटक हैं। संविधान का उद्देश्य क्या? संविधान का उद्देश्य न्याय, 3 प्रकार के न्याय, ठीक है नहीं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करना है। और स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात करता है, बंधुता की बात करता है, ठीक है नहीं। और ये जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व है, ये हमने तीनों कहाँ से लिए हैं? फ्रांस की क्रांति के आदर्श हैं ये, ठीक है नहीं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों फ्रांस की क्रांति के आदर्श हैं। जो संविधान है उसे कब अंगीकरण किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। तो ये अपने आप में क्वेश्चन भी हैं और अपने आप में ये प्रस्तावना के घटक भी हैं। यहाँ तक वही समझ में आ रहा है? तो वही सिंपल क्लियर है यहाँ तक? अब देखेंगे हम प्रस्तावना का महत्व क्या है, यानी प्रस्तावना का भारतीय संविधान में या भारत के लोगों के लिए महत्व क्या है। तो प्रस्तावना के संदर्भ में एक व्यक्ति थे, N.A. पालकीवाला। उन्होंने कहा प्रस्तावना के संदर्भ में कि प्रस्तावना भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है, यानी कि इंडियन जो डेमोक्रेसी है उसमें प्रस्तावना जो है राजनीतिक कुंडली है। और भाई अनीश ठीक ठाक, ठीक है। संविधान का जो दर्शन है, जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो फिलॉसफी है, उसकी संविधान का जो सारांश है, ठीक है नहीं, हमारे संविधान की पहचान पत्र, ये सारी बातें जो है N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना के संदर्भ में कही। ये प्रस्तावना क्या है कि भारतीय लोकतंत्र गणराज्य की कुंडली है, संविधान का दर्शन है, संविधान का सारांश है और संविधान की पहचान है। ये सारे प्रस्तावना के बारे में जो बातें बोली हैं वो आपके पास प्रस्तावना के बारे में ये बातें N.A. पालकीवाला द्वारा बोली गई हैं। और संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की उपज भी N.A. पालकीवाला द्वारा कहा गया है। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए ये कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को भारतीय लोकतंत्र गणराज्य की कुंडली किसने कहा? तो N.A. पालकीवाला। मतलब प्रस्तावना को संविधान की पहचान किसने कहा? ये सारी चीजें, ठीक है नहीं। तो ये आपको बस याद रखना है कोट, किसने क्या, मतलब किसने बोला है ये वर्ड, ठीक है। और प्रस्तावना को कानून, जब कभी न्यायपालिका के सामने कानून के संदर्भ में संवैधानिक स्थिति, कानून की संवैधानिक स्थिति के संदर्भ में कोई भी डाउट क्रिएट होता है तो न्यायपालिका प्रस्तावना को ही ध्यान में रखती है। तो प्रस्तावना को न्यायपालिका का मार्गदर्शक भी कहा जाता है, ठीक है नहीं। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद प्रस्तावना में जो वर्ड यूज हुए हैं, अब हम उन वर्डों को डिस्क्राइब करेंगे, उन वर्डों का मतलब क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है नहीं। प्रस्तावना में जो वर्ड यूज हुए हैं, क्योंकि जब जो वर्ड यूज हुए हैं वो आप पर आएंगे तो वो बेहतर आप समझ पाओगे। जैसे एक वर्ड हुआ कि प्रस्तावना में एकता और अखंडता। तो एकता और अखंडता का मतलब क्या होता है?
अखंडता जो शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, मेरी आवाज आ रही है यानी ठीक है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में कौन सा शब्द जोड़ा गया? अखंडता को। और ये एकता से भिन्न है। अखंडता का मतलब है भौगोलिक एकता, टेरिटोरियल यूनिटी, यानी कि भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है, यानी पूरे भौगोलिक क्षेत्र में जो एकता की बात है, ठीक है नहीं, अर्थात देश के जो क्षेत्र हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत जो आपके पास यूनियन है, भारत जो यूनियन है आपके पास, इसका भारत आपके पास यूनियन है राज्यों का, तो भारत के जो क्षेत्र हैं, राज्य हैं, वो आपस में कैसे हैं? जुड़े हुए हैं, ठीक है नहीं, उन्हें आपके पास अलग नहीं किया जा सकता। और फिर देश के जो विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोग हैं या क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न भागों और जातियों के लोग आपस में प्रेम पूर्वक और सद्भाव पूर्वक रहें, ठीक है नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुभूति होगी जो संप्रभुत्व संपन्न राज्य है एवं अभिन्न इकाई है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अखंडता का मतलब एकता, अखंडता एकता से भिन्न है, और अखंडता का मतलब है भौगोलिक एकता से, यानी कि देश में जो भी राज्य सम्मिलित हैं या जो भी क्षेत्र सम्मिलित है वो आपस में जुड़ा हुआ है, यानी कि सब भारत के अंग हैं, सब भारत के अंदर है सारी चीज़ें, ये तो है अखंडता। तो वहीं एकता का मतलब क्या है कि भारतीय जो क्षेत्र है या देश है उसमें रहने वाले लोग जो हैं विभिन्न जातियों के हैं, विभिन्न धर्मों के हैं, वो आपस में प्रेम और सद्भाव पूर्वक रहें, राष्ट्र की जो यूनिटी है उसे बरकरार रखें। और इस बात को प्रमोट करने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति भारत में रह रहे हैं जब वो प्रेम पूर्वक सद्भाव पूर्वक रहेंगे तो उन्हें ये महसूस होगा कि हम भारत के जो संप्रभुत्व संपन्न राज्य भारत है उसकी हम अभिन्न इकाई हैं, उससे हम जुड़े हुए हैं, वो जुड़ा महसूस करेंगे। तो इन वर्डों का मतलब यह है एकता और अखंडता का। उसके बाद प्रस्तावना के जो अन्य शब्द हैं जैसे संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि भारत जो है वो संप्रभु संपन्न है, प्रभुत्व संपन्न है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत अपने बाह्य और आंतरिक दोनों मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। भारत किसी विदेशी भूमि को अधिकृत भी कर सकता है अथवा अन्य देश को अपनी भूमि भी दे सकता है। ये निर्णय लेने के लिए भी भारत स्वतंत्र है अपने बाह्य या आंतरिक मामलों में। तो संप्रभुता का मतलब ये होता है। समाजवादी का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट। संप्रभुता यानी सोवरीन। समाजवादी क्या होता है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। और समाजवादी जो अवधारणा है वो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो आर्टिकल 36 से 51 तक है आपके पास संविधान का जो भाग 4 है, ठीक है नहीं, भाग 4 में है संविधान के, उसमें ये पहले से ही विद्यमान था, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। लेकिन 42 संविधान संशोधन द्वारा इसे और स्पष्ट कर दिया गया। समाजवादी से मतलब होता है कि संविधान एक ऐसी शासन व्यवस्था को सीमित करता है जो उत्पादन के साधनों का प्रयोग सामाजिक हित में किया जाएगा। यानी समाजवाद का मतलब ये होता है कि जो राज्य में उत्पादन के संसाधन हैं उनका वितरण समाज में युक्ति संगत होगा। ऐसा नहीं होगा जो उत्पादन के साधन है वो किसी एक वर्ग या कुछ लोगों को के हाथ में आ जाएं। तो हर व्यक्ति को अपना जो काम करने का अधिकार है और जो उत्पादन के साधन है उनका युक्ति युक्त जो है वितरण होगा। समाजवादी यानी समाज को केंद्र में रखकर, ठीक है। और भारतीय जो समाजवाद है वो गांधीवाद और मार्क्सवाद, इनके आपके पास मार्क्सवाद और गांधीवाद की ओर अधिक झुका हुआ है, ठीक है नहीं। और हमारा यहाँ कैसा समाजवाद है? हम पूर्ण समाजवाद साम्यवादी नहीं है, हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक समाजवाद है। यानी कि जो भी समाज में परिवर्तन किया जाएगा वो लोकतंत्र के माध्यम से, वो कानूनों के माध्यम से किया जाएगा, संविधान के माध्यम से किया जाएगा। किसी प्रकार की हिंसा या अन्य माध्यम से नहीं किया जाएगा। जो परिवर्तन होगा वो संवैधानिक परिवर्तन होगा। संविधान के हिसाब से जो उत्पादन के साधन हैं उनका युक्तियुक्त वितरण किया जाएगा और लोगों को उनके जो
हक हैं वो दिलाए जाएंगे, ये समाज का हित किया जाएगा। तो भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा है। इसलिए हमने जो अपनी अर्थव्यवस्था है उसमें मिश्रित मॉडल को अपनाया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भी कुछ पार्ट है और कुछ पार्ट समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी। यहाँ पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र भी सह-अस्तित्व में रहता है, ठीक है नहीं। निजी क्षेत्र की अवधारणा बाजार अर्थव्यवस्था पूंजीवादी से, सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा साम्यवादी अर्थव्यवस्था से। तो भारत ने दोनों को अपनाया है, दोनों के मिश्रित रूप को अपनाया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, ठीक है। पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर वर्ड यूज हुआ था, तो इसे भी 42 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। और ये जो धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर जोड़ा गया, क्योंकि धन आपके पास पहला धर्मनिरपेक्ष सत्ता, उसकी जगह पंथ निरपेक्ष कर दिया गया। आधारभूत ढांचा जो है, जो संविधान का आधारभूत ढांचा था, उसमें पहला धर्मनिरपेक्ष शब्द था, ठीक है नहीं। और धर्मनिरपेक्ष की जो बात है वो भारतीय जो संविधान है उसमें आर्टिकल 15 से लेकर 28 तक जहाँ धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है, वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की बात है। अब पंथ निरपेक्ष, देखो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और राज्य धर्म के मामले में सरकार जो है वो बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये तो होता है धर्मनिरपेक्ष। लेकिन हमने पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा है। पंथ निरपेक्ष शब्द क्या बताता है, ये कहता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक है नहीं। भारत राज्य जो है उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा और संविधान जो है वो धर्मतंत्र का निषेध करता है, ठीक है नहीं। धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को स्वीकार करता है, लेकिन राज्य सभी धर्मों के प्रति समभाव रखेगा और सभी धर्मों की उन्नति के लिए कार्य करेगा। पंथ निरपेक्ष शब्द ये बात शो करता है। लेकिन हमारा यहाँ जो पंथ निरपेक्ष है, जिसे धर्मनिरपेक्ष वर्ड भी कभी कभी यूज कर लेते हैं, वो ब्रिटिश या वेस्टर्न जो देश है उनसे अलग है। वहाँ पर जो सेकुलरिज्म है वहाँ पर आपके पास राज्य धर्म के मामले से बिल्कुल अलग है, धर्म अलग है। वहाँ पर धर्म जैसे मान लो ईसाई हैं तो उनका जो पोप हैं वो धार्मिक नेता हैं और राज्य जो है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य किसी धर्म के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखेगा, राज्य सभी धर्मों के प्रति समभाव रखेगा और सभी धर्मों की उन्नति के लिए कार्य करेगा, ठीक है नहीं। भारत में कैसा धर्मनिरपेक्षता है, मतलब पंथ निरपेक्ष सकारात्मक। सकारात्मक का मतलब सभी धर्म समान हैं राज्य की नज़रों में और सभी धर्मों को राज्य का जो है समान समर्थन मिलेगा, किसी भी धर्म के प्रति कोई दुर्भावना राज्य नहीं रखेगा। तो ये पंथ निरपेक्ष वर्ड का मतलब होता है। उसके बाद आपके पास आता है लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, लोकतंत्र दो शब्द, लोकतंत्रात्मक जो शब्द है उसमें सरकार के बारे में ही बात नहीं होती बल्कि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का भी बोध होता है। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो केवल राजनीतिक लोकतंत्र की बात नहीं करते बल्कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की बात। तो यहाँ लोकतंत्र में समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित सरकार जनता के लिए निर्वाचित हो, जनता के द्वारा निर्वाचित होती है और जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो लिखा हुआ है प्रस्तावना में, उसका मतलब ये है कि भारत में जो राज्य का प्रमुख है वो पहला बात तो जनता के द्वारा चुना जाएगा और भारत में जो लोकतंत्र है वहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों लोकतंत्र की बात है और सरकार जो है वो जनता के द्वारा निर्वाचित होगी और जनता के प्रति उत्तरदायी होगी सरकार, ठीक है नहीं। और हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है वो प्रतिनिधात्मक संसदीय लोकतंत्र है। हम जनता जो है अपने प्रतिनिधि चुनती है, चाहे वो स्टेट लेवल हो या सेंटर लेवल हो। स्टेट पर हम विधायक चुनते हैं और सेंटर में हम सांसद चुनते हैं। जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वो प्रतिनिधि हमारी जनता की ओर से विभिन्न कानूनों का निर्माण करते हैं और जनता के पक्ष को जो संसद है वहाँ पर उठाते हैं, ठीक है नहीं। तो कार्य, इसलिए यहाँ हमारे यहाँ जो प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र है, कार्यपालिका अपने कार्यों एवं नीतियों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, यानी संसद के प्रति उत्तरदायी है। कहाँ पर, लोकतंत्र जहाँ प्रतिनिधि निधात्मक होता है, प्रतिनिधि तत्वात्मक, ठीक है नहीं।
संसदीय लोकतंत्र की जहाँ बात होती है, संसद तो एक संसद होती है, संसद के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होती है और संसद के जो सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। भारतीय लोकतंत्र का घोषणा पत्र जो है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, आवधिक चुनाव, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि आधारों पर भेदभाव की यहाँ अनुपस्थिति है। ठीक है नहीं, भारतीय जो लोकतंत्र है या भारतीय लोकतंत्र का जो घोषणा पत्र है वहाँ पर वयस्क मताधिकार पर आधारित सरकार का गठन होता है, जहाँ हर व्यक्ति के लिए एक वोट, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत लागू है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति 2 वोट डाले। आवधिक चुनाव यानी समय के अनुसार चुनाव होते हैं। कानून का शासन है, ठीक है नहीं, पारदर्शिता, न्यायपालिका स्वतंत्र है विभिन्न निर्णय लेने के लिए। तो ये लोकतंत्रात्मक जो प्रणाली होती है उसकी विशेषताएं होती हैं। और हमारे यहाँ जो लोकतंत्र के जो प्रकारों की अगर हम बात करें तो 2 प्रकार के लोकतंत्र के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। आ रही आवाज आपको सिंपी? तो 2 प्रकार के लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कौन कौन से प्रकार हैं? एक तो जनमत संग्रह, जिसे रेफरेंडम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जनमत संग्रह प्रत्यक्ष मतदान है, जनता सीधे किसी मुद्दे पर मतदान करती है, यानी किसी प्रस्ताव पर जो है सरकार जनता से सीधे मत मांग लेती है, जनता का सीधा जो है वो मांग लेती है राय। जैसे आपने देखा होगा ब्रिटेन में ब्रेग्जिट हुआ था, यानी कि यूरोपीय यूनियन से बाहर आना है कि अंदर रहना है, इस मामले पर जनता से जो है वोट मांगे थे और वो फिर जनता ने जनमत संग्रह के माध्यम से वो चीज़ें हुई। ठीक है नहीं, तो रेफरेंडम की जो बात होती है जनमत संग्रह में क्या होता है, जनता से किसी प्रस्ताव पर सीधा मतदान कराया जाता है। ठीक है। एक होता है लोकतंत्र का प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रकार इनिशिएटिव यानी पहल। इसमें क्या होता है, लोग विधायिका के समक्ष किसी कानून के निर्माण के लिए बात करते हैं, पहल करते हैं खुद ही, सरकार से कहते हैं कि ये कानून बनाना चाहिए। एक इसी में होता है रिकॉल, यानी कि मतदाता द्वारा जो प्रतिनिधि चुने हुए हैं अगर वो प्रतिनिधि सही से काम नहीं करते तो उनके कार्यकाल से पहले उन्हें हटाया जा सकता है। एक होता है लोक राय, ठीक है नहीं, इसमें क्या होता है, लोक हित के मुद्दे पर जो है नागरिकों की राय मांगी जाती है। जैसे हमारे यहाँ कोई कानून बनता है तो कानून का जो मसौदा होता है, ड्राफ्ट होता है, उसमें जनता के लिए जो है उसे ओपन कर दिया जाता है जनता की राय लेने के लिए। ठीक है नहीं, तो इसमें राय का लोक राय में, ठीक है, तो इसमें राय की व्यवस्था होती है। एक वर्ड यूज हुआ था प्रस्ताव में, गणराज्य। तो गणराज्य का क्या मतलब होता है, सारी बातें वही लिखी हुई हैं, तो काफ़ी है, चलो जल्दी जल्दी कराते हैं। गणराज्य का मतलब है देश का जो प्रधान है यानी राष्ट्रपति, वो जनता के द्वारा चुना जाएगा एक निश्चित अवधि के लिए। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति चुनाव में जनता सीधा पार्टिसिपेट नहीं करती, बल्कि अपने प्रतिनिधि के माध्यम से राष्ट्रपति को चुनती है। यानी कि हम लोग विधायकों को चुनते हैं और एमपी को चुनते हैं, संसद सदस्यों को, और फिर वो लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो हमारे यहाँ जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती राष्ट्रपति को, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है। तो गणतंत्र का मतलब होता है कि देश का जो मुखिया है वो लोगों के द्वारा चुना जाए। हमारे यहाँ जो मुखिया है वो वंशानुगत नहीं होता, राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति बन सकता है जो भारत का नागरिक हो। और जबकि इंग्लैंड में जो मुखिया है वहाँ का वो राजतंत्र है, वहाँ पर राजा अभी भी मुखिया है वहाँ पर। ब्रिटेन में जो मुखिया है ब्रिटेन का वो वंशानुगत है, वहाँ राजतंत्र है, लेकिन सरकार जो है वो संसदीय प्रणाली के अंतर्गत चलती है। अमेरिका में जो प्रमुख है राज्य का यानी कि राष्ट्रपति, वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, लोगों के मतों के माध्यम से होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो गणराज्य का मतलब ये है कि राजनीतिक जो संप्रभुता है वो जनता में निहित है, क्योंकि राज्य के जो प्रमुख है उसे कौन चुन रहा है, जनता। तो राजनीतिक संप्रभुता किसमें निहित है, जनता में। ठीक है नहीं, और हमारे यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार की अनुपस्थिति है, किसी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं है। और जो भी पब्लिक प्लेस मतलब कार्यालय हैं वो सभी नागरिकों के लिए समान रूप से बिना किसी भेदभाव के जो है कार्य करते हैं, और उन तक सभी लोगों की पहुंच भी है सरकार के जो कार्यालय हैं।
तो गणतंत्र का मतलब या गणराज्य का मतलब ये होता है। उसके बाद न्याय। तो हमने बताया कि न्याय दो प्रकार से होता है। एक होता है वितरणात्मक न्याय, इसमें क्या होता है सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक, इन तीन न्याय की बात ही प्रस्तावना में की गई है। सामाजिक न्याय का मतलब होता है सभी नागरिकों के साथ बिना किसी जाति, रंग, वंश, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सामाजिक न्याय का मतलब समाज का न्याय, यानी किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी व्यक्ति के साथ रंग, उसकी जाति, उसका वंश, उसके धर्म और लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो है विशेष वर्ग के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति होती है। अगर समाज में ये सारी चीज़ें हैं तो इसका मतलब समाज का न्याय हो रहा है। और जो वंचित वर्ग हैं या जो ऐसे समाज के वर्ग हैं जैसे महिला हैं, जो विकलांग व्यक्ति हैं, उनकी स्थिति को सुधारने का कोशिश की जाती है, समाज का न्याय किया जाता है। ठीक है नहीं। आर्थिक न्याय का मतलब ये होता है कि उत्पादन के जो संसाधन हैं वो सभी लोगों में जो है समान रूप से वितरित हैं। ठीक है नहीं, या युक्ति संगत वितरित है। आर्थिक न्याय का मतलब उत्पादन के जो साधनों का वितरण है वो इस प्रकार किया जाए कि कोई भी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण न कर सके, और राज्य के जो उत्पादन के साधन हैं, जो आर्थिक संसाधन है, वो किसी एक व्यक्ति के पास न चले जाएं। ठीक है नहीं। उत्पादन का जो साधन है उनका सार्वजनिक उपयोग किया जाए, सभी लोगों के उन्नति के लिए उनका यूज किया जाए। और सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना भारतीय संविधान में कहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना अनुच्छेद 38 और 39 में। आर्थिक कारकों के आधार पर भेदभाव की अनुपस्थिति है हमारे यहाँ। आय, संपत्ति, मतलब कोई भी संपदा है, संपत्ति है या आय की असमानता को दूर करना सरकार का काम है। अगर समाज का या आर्थिक न्याय देना चाहती है सरकार, तो भारतीय समाज से आय में जो असमानता है या जो समाज में असमानता है उसे दूर करने की कोशिश की जाती है। राजनीतिक न्याय की अगर हम बात करें तो राजनीतिक न्याय क्या होता है कि सभी लोगों को समान राजनीतिक अधिकार है। देश का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, चुनाव में वोट कर सकता है, और हमारे यहाँ 42 मताधिकार का प्रावधान है, एक व्यक्ति एक वोट का प्रावधान है। ठीक है नहीं। सभी राजनीतिक जो पद हैं उन तक आम व्यक्ति की पहुँच हो सकती है, आम व्यक्ति कोई व्यक्ति पहुँच सकता है। ठीक है नहीं। सरकार तक अपनी बात पहुँचा सकता है। ये सारी चीज़ें राजनीतिक न्याय का पार्ट है। स्वतंत्रता की बात करूं तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की बताई थी। ठीक है नहीं। विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। और संविधान का जो भाग 3 है उसमें जो मूल अधिकार है 19, उसमें उसके अंतर्गत भी जो है व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है नहीं। और अनुच्छेद जो 25 से 28 है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे तब इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। समानता है, बंधुत्व है, वो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये जो आदर्श हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। ठीक है नहीं। व्यक्तिगत विकास के लिए जो अवसर प्रदान करना है, प्रस्तावना में अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना, इन सब की जो स्वतंत्रता की अधिकार की रक्षा करती है। व्यक्तिगत विकास के लिए जो अवसर की प्रदान करना है, तो ये जो बात लिखी हुई है प्रस्तावना में, वो आपके पास आपकी 5 प्रकार की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। यहाँ स्वतंत्रता से मतलब ये नहीं है कि आपकी जो मर्जी आई वो करो, नहीं। स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग आप वहाँ तक ही कर सकते हो जहाँ तक दूसरे की स्वतंत्रता उससे खंडित ना हो। ठीक है नहीं। एक सीमा में रहकर ही आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक। मतलब अतः प्रस्तावना या फिर मौलिक अधिकारों में जो स्वतंत्रता है वो एब्सोल्यूट नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध है। ठीक है नहीं। इसलिए जो प्रस्तावना में और मौलिक अधिकारों में जो स्वतंत्रता है वो निरपेक्ष नहीं है, वो निरपेक्ष नहीं है। उन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं लोक व्यवस्था के आधार पर या अन्य मामलों के आधार पर। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, तो ये कहाँ पर आपके पास है? एक तो प्रस्तावना में है। ठीक है नहीं। बिना किसी भेदभाव के अवसर की समानता। एक फिर हमारा जो मूल अधिकार है 14, उसमें कानून के समक्ष समता की बात है। ठीक है नहीं। और विधि के समान संरक्षण की बात है। ठीक है। अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव की अनुपस्थिति है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में अफसर की समानता की बात की जाती है।
अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उल्लंघन की बात करता है, और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, यानी कि आर्टिकल जो आपके पास 14 से लेकर 18 है, इसमें समानता की बात की गई है, अवसर की समानता की, ये समानता का अधिकार है, ठीक है नहीं, समानता का अधिकार। तो ये आप याद रखोगे। राजनीतिक समता की बात कहाँ है? अनुच्छेद 325 में। यहाँ राजनीतिक समानता की बात है कि धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने से नहीं रोका जा सकता। तो अगर क्वेश्चन यहीं से बनेगा, क्योंकि इसे तो सब पढ़ते हैं 14 से 18, क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि भारतीय संविधान में राजनीतिक समता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 325 के। और लोकसभा तथा राज्यसभा के जो चुनाव हैं उसमें सार्वभौमिक मताधिकार का आधार किस अनुच्छेद के अनुसार होगा? ये 326 के। तो यही क्वेश्चन अपने आप में है कि भारतीय संविधान में लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा के चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर होंगे। संविधान में यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत लिखा हुआ है या आपके पास शामिल है? तो अनुच्छेद 326। आर्थिक समानता की बात संविधान में किस अनुच्छेद के तहत है? 39 के तहत, कि महिला और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो यह आर्थिक समता की बात कर रहा है। व्यक्ति की गरिमा, एकता, अखंडता और बंधुत्व, ये सारी जो बातें प्रस्तावना में लिखी हुई हैं, ठीक है ना, ये सारी बातें। एकता, अखंडता मैं आपको समझा चुका हूँ। व्यक्ति की गरिमा और बंधुत्व का उल्लेख किया गया सारी ये प्रस्तावना में, ठीक है नहीं। बंधुत्व का मतलब है भाईचारे को आप प्रोत्साहित करना, ठीक है नहीं। अनुच्छेद जो 51 क्या है मूल कर्तव्य का, उसमें मूल कर्तव्य है हर नागरिक का कि वो धार्मिक या भाषा या क्षेत्रीय या वर्ग विविधता से हटकर जो है आपसी भाईचारे को बढ़ावा दें। यह आपका मौलिक कर्तव्य भी है, अनुच्छेद 51 के में। व्यक्ति की गरिमा का मतलब क्या है? व्यक्ति की गरिमा का मतलब ये है कि राज्य का व्यक्ति मुख्य है, यानी कि व्यक्ति जो है वो राज्य के लिए मुख्य है, यानी कि आपके पास व्यक्ति की गरिमा को आपके पास रक्षा करना राज्य का अधिकार है। व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, यानी कि आपके पास राज्य जो है वो सर्वाधिकारीवादी नहीं हो सकता, यानी कि राज्य जो है वो आपके पास निरंकुश, ठीक है नहीं, राज्य निरंकुश नहीं हो सकता। व्यक्ति की गरिमा की रक्षा राज्य के द्वारा की जाएगी। ये विचार ये कहता है कि राज्य व्यक्ति के लिए है, ना कि व्यक्ति राज्य के लिए, यानी कि राज्य व्यक्ति के सेवा के लिए है, ना कि व्यक्ति राज्य की सेवा के लिए। व्यक्ति की गरिमा को एक दार्शनिक है हीगल, उन्होंने बताया है, ठीक है नहीं। व्यक्ति की गरिमा शब्द हीगल के उस सिद्धांत का खंडन करता है जिसमें राज्य को अलौकिक शक्ति बताया कि राज्य एक अलौकिक शक्ति है जिसका लक्ष्य व्यक्ति से स्वतंत्र रहकर अस्तित्व को बनाना है। तो इस बात का खंडन करता है व्यक्ति की गरिमा जो कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई है। व्यक्ति की गरिमा का मतलब यह है कि राज्य व्यक्ति की सेवा के लिए है, ना कि व्यक्ति राज्य के लिए, ठीक है नहीं। और व्यक्ति की गरिमा के लिए राज्य व्यक्ति की गरिमा को सुरक्षित करेगा। व्यक्ति की गरिमा को संविधान में कहाँ सुरक्षा दी गई है? मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से सुरक्षित किया गया। यही क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में व्यक्ति की गरिमा को किन प्रावधानों के तहत जो है सुरक्षित किया गया है या सुनिश्चित किया गया है? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना, ठीक है ना। तो चारों में आपके पास सुरक्षित किया गया है। अगर बात आया कि सामाजिक लोकतंत्र के अंतर्गत कौन कौन से बातें शामिल है, तो बंधुत्व, समता, स्वतंत्रता, ये तीन जो मिलकर क्या बनाते हैं? सामाजिक लोकतंत्र, ठीक है। यही बातें इसमें लिखी हुई हैं। और क्योंकि समानता के बिना, यानी समानता के बिना स्वतंत्रता नहीं हो सकती, ठीक है नहीं। क्योंकि अगर समानता तो है लेकिन मतलब समानता है नहीं और स्वतंत्रता तुमने दे दी तो क्या होगा? अब जो पावरफुल लोग हैं वो अपना वर्चस्व स्थापित कर लेंगे अन्य लोगों पर। इसलिए समानता, स्वतंत्रता के लिए समानता होना बहुत जरूरी है।
कुछ बाद हैं प्रस्तावना संबंधी कोई मामलों के संदर्भ में, जैसे प्रस्तावना संविधान का भाग है नहीं है, इस पर काफ़ी डिबेट चली। तो बेरूवादी संघवाद आता 1960 में, इसने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाती है, ठीक है नहीं, अर्थात संविधान की व्याख्या करते समय इसकी सहायता ली जा सकती है और प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो सबसे पहले प्रस्तावना संविधान का भाग है नहीं है, क्योंकि उसे सबसे बाद को पारित किया गया, तो उस संदर्भ में न्यायिक विवाद हुए। तो बेरूवादी संघवाद आया 1960 में, उसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बहरहाल इसकी न्यायपालिका इसकी हेल्प ले सकती है संविधान के प्रयोजनों को समझने के लिए। लेकिन केशवानंद भारती का मामला आता है मूल ढांचे का सिद्धांत, और ये कह देता प्रस्तावना संविधान का भाग है और ये मूल ढांचे का भाग है, ठीक है नहीं। एक आता है LIC ऑफ इंडिया वाद, इसने सर्वोच्च न्यायालय ने फिर कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है या अभिन्न भाग है, इसमें किसी प्रकार की जो है छेड़खानी नहीं की जा सकती। प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, हाँ हो सकता है, अभी तक एक बार हुआ है केवल। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि केशवानंद वाद जो आया था, केशवानंद भारती वाला जो मामला था, उसमें कहा गया, ठीक है नहीं, कि आपके पास प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। पहली बात तो आपके पास पहली बार जो है इसका निर्णय पहली बार केशवानंद भारती मामले में हुआ कि संशोधन योग्य है प्रस्तावना या नहीं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, 42 संविधान संशोधन द्वारा पहला संशोधन हुआ समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता, ठीक है। और बेरूवादीवाद मामले में ये कहा गया कि संविधान का भाग नहीं है, फिर बात को कर लिया गया। तो प्रस्तावना में तो संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत, लेकिन प्रस्तावना मूल के जो मूल ढांचा है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है नहीं। यानी संविधान के जो मूल ढांचे में शामिल है आपके पास बातें, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। एक मिनट रुकिए जरा, एक्चुअली लाइट चली गई थी तो नेट वाईफाई चला गया। तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूं कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है नहीं। सिंपी तुम्हें दिखाई दे रहा है? हेलो सिंपी, दिखाई दे रहा है आपको? एक मिनट रुकिए। चलो आप सुन लीजिए, है ना, ठीक है। देखो प्रस्तावना में संशोधन की जो बात आई थी, तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती मामले में पहले सबसे पहले इसे बताया गया, और प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, और 3 वो भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 मैंने बताया आपको। 3 शब्द जुड़े हैं, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है नहीं, ये 3 शब्द जुड़े हैं। सर्वोच्च न्यायालय का जो पहला मामला था बेरूवार, उसमें कहा गया संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना, ठीक है नहीं, इसलिए इसे आर्टिकल जो 368 है उसके तहत संशोधित किया जा सकता है, ठीक है नहीं। उसके बाद न्यायालय ने यह कहा केशवानंद भारती मामले में कि अनुच्छेद जो 368 है उसके अनुसार प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचा जो संविधान के मूल ढांचे में भाग है प्रस्तावना का, उसमें संशोधन नहीं हो सकता, क्योंकि इस प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है और यह मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। तो अब वर्तमान में क्या स्थिति है? प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन कोई भी संशोधन जो मूल ढांचे को आपके पास हर्ट कर रहा है वो संशोधन नहीं होगा, ठीक है नहीं। बाकी प्रस्तावना संशोधन योग्य है। तो ये बात प्रस्तावना के संदर्भ में मैंने आपको समझाई, ठीक है। तो ये अपना प्रस्तावना वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप तुम्हें अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना चौथा चैप्टर संघ और इसके क्षेत्र, यानी कि अब हम भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपके पास आर्टिकल वाला मामला है उसमें एंटर कर चुके हैं, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको नए टॉपिक के साथ, और संघ और इसके राज्य क्षेत्र, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे।